हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो आपका स्वागत है आज की हमारी क्लास में, करंट अफेयर वाली क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले आज हम कौन कौन से आर्टिकल देखने वाले हैं, कौन कौन से न्यूज आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं। तो पहला है दानवीर पहल, पंचायती राज मिनिस्ट्री की है ये दानवीर पहल। सबसे पहले हम दानवीर पहल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत दूसरा सबसे बड़ा सी फायर सी फेयर सप्लायर बन चुका है, उसको हम देखेंगे। आजिक्य रहाणे ने संन्यास लिया है हाल ही में, उसको हम देखेंगे एक आर्टिकल। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है, कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स के बारे में, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे दुनिया का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक कौन सा है, डीबीएस। फिर देखेंगे एक और नोवर्टिंग इंडिया या कैरिस कैपिटल नाम से कंट्रोलिंग हिस्सेदारी इसमें क्या है वो देखेंगे, पूरा आर्टिकल देखेंगे। शैलेश जेजूरीकर चेयरमैन नई नियुक्ति हुई है। फिर एडीबी और दीप्ति योजना और त्रिपुरा एनएससी के साथ में एमओयू। तो आज की क्लास में हम इतने सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतने सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। शुरू करें फिर। देखिए, दानवीर पहल। दानवीर पहल किसकी है अभी आपको बताया। दानवीर पहल किसकी है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, यानी पंचायती राज मंत्रालय की है। अब आपको पता होगा, आप एक चीज हमेशा पढ़ते आए हैं या आपने पढ़ा होगा पहले भी, और वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो पंचायती राज का इतिहास क्या रहा है भारत में, तो आप कहेंगे कि सर 1992 और 1992 में 1992 में ये हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड। ठीक है, 1900 कितने में हो रहे हैं, बताओ जल्दी से। संविधान में कब किया जा रहा है इसका प्रावधान? जब आप 73rd अमेंडमेंट पढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट कब हुआ है? 92 में हुआ है। मैं आपको यही बता रहा था अभी, 1992 में आपका हुआ है कौन सा? 73rd अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर मैं आपसे इससे भी पहले पूछूं तो आपका एक इतिहास इतिहास का क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले आपने पंचायती राज कहाँ पर देखा है, क्या भारत में पहले से पंचायती राज था? क्या भारत में पहले से पंचायती राज था? हम दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी खुद को बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो अक्सर कहते हैं कि हम क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन हमें दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बातें थी वो जिनके आधार पर हम कहते हैं, बताइए जल्दी से। वैदिक काल, सबसे पहले आप आ जाओ वैदिक काल के ऊपर। कहाँ पर? वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या आपको इस तरह का कोई स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, या स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है? तब आप कहेंगे कि सर हाँ, हमने पढ़ा था कहीं पर कि सभा समिति विदत का जिक्र है। सभा समिति और विदत जैसी सभा समिति और विदत जैसी जो संस्थाएं हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो गांव के स्तर पर ग्रामपति को या जो राजा है, राजा को निर्वाचित कर रही है, राजा को चुन रही है। ठीक है, लेकिन गांव के स्तर पर है राजा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये कोई नगरीय अर्थव्यवस्था तो नहीं है, तो गांव के स्तर पर चुना जा रहा है। वैदिक काल में सभा समिति और विदत जैसी संस्थाएं हैं। फिर आपका मौर्य काल में आपको ग्रामिक देखने को मिलेगा। ग्रामिक जो गांव का प्रमुख है, गांव का प्रमुख है जो, उसको ग्रामिक कहेंगे। ठीक है, और इस दौरान भी मौर्य काल में भी ये अत्यधिक संगठित आपको देखने को मिलेगा आपका स्थानीय स्वशासन। मौर्य काल में भी जो आपका स्थानीय शासन है या स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नेंस है, वो आपको अत्यधिक संगठित रूप में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा संगठित रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक अधिकारी की चर्चा है, ग्रामिक। आपसे स्टैटिक में सवाल पूछ लेगा कि ग्रामिक कौन है, ग्रामिक कौन था। मौर्य काल में एक अधिकारी का नाम मिलता है ग्रामिक, ग्रामिक कौन था? ठीक है, तब आप बताएंगे कौन था, गांव का कुलपति था या गांव का प्रमुख था। ठीक है, फिर आपको फिर आपको देखने को मिलेगा चोल साम्राज्य में।
चोल साम्राज्य तो फेमस ही है अपना लोकल गवर्नेंस के लिए। चोल साम्राज्य दक्षिण का एक साम्राज्य है चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य जो फेमस है वो आज भी अपने लोकल गवर्नेंस के लिए फेमस है, अपने स्थानीय शासन के लिए फेमस है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है 10वीं 11वीं शताब्दी के उत्तर मैरूर अभिलेख से। कहाँ से मिलती है जानकारी इसकी? 10वीं 11वीं शताब्दी के 10वीं 11वीं शताब्दी के उत्तर मैरूर अभिलेख से। उत्तर मैरूर अभिलेख से। उत्तर मैरूर अभिलेख, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि चोल साम्राज्य में क्या देखने को मिलता है, आपको स्थानीय शासन देखने को मिलता है। अब ये तो है आपके प्राचीन काल की बात, ये तो हो गए आपके प्राचीन काल की बात। फिर मध्य काल में भी आपको देखने को मिलेंगे खुत मुकद्दम, जैसे खुत मुकद्दम चौधरी जैसे आपको जो एक लोकल स्तर पर नेता देखने को मिलेंगे। खुद मुकद्दम चौधरी, ये गांव के स्तर पर हो रहे हैं। तो ये हमारा जो पंचायती राज है वो इस तरह का सिस्टम ये चला आ रहा था। फिर जो आपका मॉडर्न टाइम में देखेंगे आप, अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले लॉर्ड मेयो 1870 में, फिर लॉर्ड रिपन 1882 में इस तरह की बातें करता है। ठीक है, लॉर्ड मेयो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है। फिर इसको लॉर्ड रिपन आगे बढ़ाता है, जिसको भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। किसको? रिपन को। रिपन 1882, क्या कहा जाता है इसको? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी इसको कहा जाता है, रिपन को। ठीक है, और फिर मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन में आप आज देखेंगे तो 1992 में आपका 73वां संशोधन अधिनियम आया, 73rd अमेंडमेंट आया। ठीक है, जिसमें जो पंचायत थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको संविधान में शामिल किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आप इसके पहले देखेंगे तो आपको ग्राम पंचायतों का गठन देखने को मिलेगा, कहाँ पर? आपके डीपीएसपी में। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गांधीवादी एक आर्टिकल था, यानी इसको इसलिए डाला गया था ताकि जो गांधी जी का सपना था भारत को लेकर के उसको साकार किया जा सके। क्योंकि उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही, वो हमेशा राज्य विहीन समाज की बात करते रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने डीपीएसपी में इसको डाला था और एज अ गांधीवादी आर्टिकल डाला था। क्योंकि उस समय जो हमारी गवर्नमेंट है, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारी सरकार की हैसियत ऐसी नहीं थी कि हर जगह इसको लागू कर सके। तो हमने इसको डीपीएसपी में डाल दिया था। मैंने आपसे बोला था कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी संविधान का कार्ट। क्या है संविधान का? कार्ट की तरह काम करता है। CART, कार्ट होता है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो पसंद की चीजें होती हैं आप उसको कार्ट में डालते जाते हैं। ठीक, जब आपके पास बैलेंस होगा, ताकि तब उसको आप क्या कर सके, तब आप उसको तब आप उसको वापस से खरीद सके। ठीक है, तब उसको वापस से आप खरीद सके, तो इसलिए आप उसको कार्ट में डालते हैं। तो इसी तरह डीपीएसपी हमारे संविधान का कार्ट है। जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थी और उस समय हम नहीं ले सके, हमने उसको डाल दिया डीपीएसपी में। ये क्या था? डीपीएसपी का मतलब ही यही था कि ये निर्देश दिए गए थे कि जब आपके पास पैसे हो, या जब आपके पास संसाधन हो, पैसे तो नहीं कह सकते, जब आपके पास संसाधन हो, तो आप इन डीपीएसपी को लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए समय समय पर आपके डीपीएसपी, कुछ डीपीएसपी लागू भी हुए। उनमें से एक था पंचायती राज वाला 1992 में। इसके लिए 73वां संशोधन अधिनियम आया और हमने इसको लागू किया। तो ये आपका एक छोटा सा इतिहास था पंचायती राज का, जो आपको पता होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर सकें चीजों को, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सकें। इस तरह से आपका रिवीजन हो जाता है जब आप ऐसे पढ़ते हैं। करंट में आपने कोई आर्टिकल देखा, ठीक है, आप उसको समझ रहे हैं कि ये मेरे स्टैटिक में जुड़ रहा है कहीं पर, डायरेक्ट टॉपिक मेरे स्टैटिक में जुड़ रहा है कहीं पर, तो आप उसको वहां पर स्टैटिक में जाकर के वापस से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पंचायती राज का था, दानवीर पहल आई। दानवीर पहल नागरिकों की भागीदारी से नागरिकों की भागीदारी से ग्राम पंचायतों का डिजिटल परिवर्तन करना है। नागरिकों की भागीदारी से ग्राम पंचायतों का डिजिटल परिवर्तन करना है। उसकी वजह से क्या लेकर के आए हैं हम? उसके लिए दानवीर पहल लेकर के आए हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है नागरिकों, संस्थाओं, कॉर्पोरेट, एनजीओ और सीएसआर पार्टनर की भागीदारी से ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी संसाधन दान करना। अब आप इसमें दान क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लो। दान किए जा सकने वाले संसाधन क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस और अन्य आईसीटी उपकरण। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आईसीटी उपकरण, कोई भी आईसीटी उपकरण आप यहाँ पर दान कर सकते हैं।
इस दानवीर पहल के तहत। ठीक है, इसको क्यों लाया गया है? ताकि जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इन्हीं की मदद से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जा सके, इनको डिजिटल किया जा सके। इसका महत्व क्या होगा? डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन प्लानिंग, बजटिंग, डिजिटल पेमेंट और पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाएगा। सरकारी विजन क्या है इसके लिए? डिजिटल इंडिया विकसित भारत 2047 तक, जो भारतीय सरकार का सपना है, भारत की सरकार का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत हो सके, उसकी तरफ ये एक कदम है। ठीक है, उसकी तरफ ये एक कदम बढ़ाता है, पंचायतों को सशक्त करके, पंचायतों को सशक्त करके उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था भाई आपका दानवीर प्लान। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा सी फेयर सप्लायर बना है। इसके पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज सी फेयर सप्लायर? सी फेयर सप्लायर क्या होता है? सी फेयर सप्लायर क्या होता है, बताएंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट्स में लिखें सी फेयर सप्लायर क्या होते हैं। हम्म, ठीक है, ये सी फेयर लिख रहा है, इसमें सी फेयरर है ही, मैंने भी ध्यान दिया। सी फेयरर होता है ये इंग्लिश का वर्ड, इसको सी फेयर बोल देते हैं, सी फेयरर सप्लायर है। ठीक है, तो सी फेरर कौन होते हैं? सी फेरर वो लोग होते हैं, वो लोग जो पानी के जहाजों पर काम करते हैं। जो जो लोग पानी के जहाजों पर काम करते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं? सी फेरर बोल देते हैं। ठीक है, हम उनको क्या बोल देते हैं? सी फेरर बोल देते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे जहाज के कप्तान, जहाज के अन्य ऑफिसर, जहाज पर काम करने वाले इंजीनियर, ठीक है, और अन्य क्रू या नाविक जिनको बोल देते हैं। ठीक है, वो सब इसमें शामिल है, सी फेरर में शामिल है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फेरर सप्लायर बन गया है। क्यों? क्योंकि भारत में 3,11,936, कितने भाई? 3,11,936 समुद्री पेशेवर हैं, जो जितने टोटल वैश्विक तौर पर है, यानी वैश्विक कार्यबल का कितना है? 12.16% है। ठीक है, 12.16% है ये टोटल, जितने भारत, जितने दुनिया के स्तर पर है, यानी वैश्विक स्तर पर जितने हैं उनका 12% है। मोटा मोटा उनका कितना है? 12% है ये। कितने हैं? 3,11,936 है। दूसरे नंबर पर हम हैं, दूसरे सबसे बड़े बने हैं। ठीक है, वैश्विक रैंकिंग हमारी, फर्स्ट पे कौन है? फिलीपींस है। फिलीपींस के बाद हम दूसरे हैं। ठीक है, फिलीपींस के बाद हम दूसरे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फेरर सप्लायर बन गया है। ठीक, क्यों? भारत का 90% जो समुद्री व्यापार है, वैश्विक व्यापार है, वो समुद्री शिपिंग से होता है। अब इतने बड़े व्यापार को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा लोग तो चाहिए, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये काम ज्यादा लोग करते हैं। ठीक, मुख्य श्रेणियां इसमें कौन कौन सी है? डेक अधिकारी है, मरीन इंजीनियर है, रेटिंग्स यानी क्रू है, इलेक्ट्रोटेक्निकल अधिकारी है, और कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं। ये इसकी प्रमुख कैटेगरी है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख कैटेगरी है। अब ये आपको डेटा कहाँ से पता चलता है? ये डेटा आपको पता चलता है, बिमको आईसीएस की एक रिपोर्ट आई है, सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्टिंग, सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्टिंग 2026। इस रिपोर्ट में आपको ये डेटा मिलता है, इस रिपोर्ट में आपको ये डेटा मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है डेटा आपको? इस रिपोर्ट में मिलता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फेयर सप्लायर बना है। भारत में कुल जो मरीन प्रोफेशनल है वो कितने हैं? 3,11,936 है। ठीक, जो परसेंटेज में अगर आपसे पूछ ले कितना है, तो लगभग 12.25% या 12.16% के आसपास है, जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है। किसके बाद? फिलीपींस के बाद सबसे ज्यादा फिलीपींस के पास है। और हमारा जो 90% समुद्र वैश्विक व्यापार है, वो समुद्री शिपिंग से होता है। हमारा 90% जो वैश्विक व्यापार है वो किससे होता है? समुद्री शिपिंग से होता है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में जाननी है। फिर अभी आपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे थे, देखा कि अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया। अजिंक्य रहाणे ने 15+ वर्षों के शानदार करियर का समापन हुआ। इनके शांत स्वभाव के खिलाड़ी रहे और भरोसेमंद बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे। ठीक है, अब ये जो 3 अलग अलग फॉर्मेट क्रिकेट में खेले जाते हैं, उनका कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ आंकड़े उनके यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट। अब ये जो क्रिकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछता है। जैसे इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले? 85।
इनके कुल रन कितने हैं टेस्ट में? 5077 रन है। कुल शतक सेंचुरीज कितनी है? 12 सेंचुरीज लगा चुके हैं ये टेस्ट में। फिर वनडे इन्होंने 90 खेले हैं और 2962 रन इनके, 2962 रन इनके हैं वनडे में, और 3 शतक इनके यहाँ पर भी है। और इन्होंने कुल 20 T20 मैच खेले हैं, 2020 मैच खेले हैं, ठीक है। इसमें 375 रन इनके हैं और यहाँ पर कोई शतक इनका नहीं है। ये आज के रहाणे के जो आंकड़े हैं वो ये हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? ऑस्ट्रेलिया 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एडिलेड टेस्ट हार के बाद कमान संभालकर भारत को ऐतिहासिक 2-1 से जीत दिलाई थी। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें इन्होंने 2-1 से भारत को टेस्ट में जीत दिलाई थी, जब कप्तानी इनको सौंपी गई थी बीजीटी में। बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बीजीटी, ठीक है। तो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बार पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्स में, ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ऐतिहासिक 1-2 फिनिश। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा हुई ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? एक गोल्ड है। दिलीप महादू गावित का 10.71 सेकंड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इस गेम्स का। सिल्वर कितने हैं हमारे? 2 हैं। मोहम्मद बासिल, ठीक है, और इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है। ये T47 कैटेगरी क्या है? वर्ल्ड पैरा एथलीट में उन एथलीटों के लिए एक कैटेगरी है जिन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से के एक तरफ कोई शारीरिक अक्षमता हो, यानी ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में किसी भी एक तरफ, ठीक है, क्या हो, आपको कोई शारीरिक अक्षमता हो, जैसे कि एक हाथ का आंशिक या पूर्ण ना होना, ठीक, इस तरह की अक्षमता इसमें होती है। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं? T47 कैटेगरी, इसमें हम इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर हुए? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। आपका ये सवाल बनेगा भारत में इसमें कितने गोल्ड जीते हैं, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि गोल्ड किसने जीता इसमें? दिलीप महादू गावित ने जीता है इसमें गोल्ड, ठीक है, दिलीप महादू गावित ने इसमें गोल्ड जीता है, ठीक है भाई, दिलीप महादू गावित ने इसमें गोल्ड जीता है। एक मिनट देंगे आप मुझे? ठीक है, चलिए, सॉरी बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज था घर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक एशिया का बेस्ट बैंक इसको, दुनिया का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक है, एशिया का बेस्ट बैंक इसको कहा गया है, सिंगापुर का बेस्ट बैंक है ये, और डिजिटल इनोवेशन में लीडिंग लीडिंग कर रहा है, यानी लीडर के तौर पर उभर रहा है। 2005 में अवार्ड कैटेगरी शुरू होने के बाद से यह सम्मान पाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस 2026 ग्लोबल बैंक अवार्ड्स पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक है जो इस अवार्ड को जिसने जीता है। दुनिया का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक ये बना है, और ये एशिया का बेस्ट बैंक है। सिंगापुर का भी बेस्ट बैंक है, ठीक है। नाम याद रखेंगे आप, कौन सा है? डीबीएस बैंक। कौन सा बैंक है? डीबीएस बैंक है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, डीबीएस बैंक कहाँ का है? सिंगापुर का है, बस, ठीक है, इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। इसकी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी कमेटी इसके अंदर है, कौन इसकी गवर्निंग बॉडी में है, ठीक है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा।
तो आपको जानना है बस डीपीएस बैंक है, इसको हाल ही में कोई अवार्ड मिला है जिसमें ये दुनिया का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक बन करके उभरा है। इसके पहले ये क्या है, एशिया का भी बेस्ट बैंक है और सिंगापुर का भी बेस्ट बैंक है, सिंगापुर का बैंक। आगे, क्रिस कैपिटल ने नोवार्टिस इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदी है। खरीदने वाली कंपनी कौन सी है, क्रिस कैपिटल। और टारगेट कंपनी कौन सी है, नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड यानी एनआईएल। और कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, 70% इसकी हिस्सेदारी इसने खरीदी है। बेचने वाली कंपनी कौन सी है, नोवार्टिस एजी की, जो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, महत्व इसका क्या है कि भारत के फार्मा सेक्टर में क्रिस कैपिटल का पहला बहुमत नियंत्रण वाला निवेश है। फार्मा सेक्टर में ये आपकी इन्वेस्टिंग हुई है। तो आपको इतना जानना है कि कौन सी कंपनी है क्रिस कैपिटल, इन्होंने नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के 70% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं। और नोवार्टिस एजी ये कहाँ की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। खरीदने वाली कंपनी और बेचने वाली कंपनी दोनों अलग अलग। ठीक है, ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है। शैलेश जेजूरीकर प्रॉक्टर एवं गैम्बल के चेयरमैन बने हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चेयरमैन बने हैं। भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होंगे। जॉन मोलर की जगह इन्होंने ली है। करियर यात्रा इनकी कैसी रही, 1989 में पीएनजी से जुड़े, पीएनजी से जुड़े। 2014 से ग्लोबल लीडरशिप टीम के सदस्य रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका में नेतृत्व कर चुके हैं। फैब्रिक केयर, होम केयर, सप्लाई चेन, आईटी विभागों का नेतृत्व करते रहे हैं। प्रेसिडेंट एवं सीईओ के रूप में भी इनका कार्य जारी है। विशेष जानकारी इनके बारे में क्या है कि वह महिंद्रा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ राजेश जेजुरीकर के भाई हैं। यह नियुक्ति भारतीय मूल के लीडर्स की वैश्विक एफएमसीजी कंपनियों में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। आप सबको बताएं कि अभी जो भारतीय टैलेंट है, भारतीय टैलेंट दुनिया भर में छाया हुआ है। जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ भारतीय हैं। ठीक है, तो ये भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है, ये भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। आगे देखते हैं, एडीबी ने पीएम सूर्यघर योजना के लिए 850 मिलियन लोन को मंजूर किया है। मिलियन डॉलर का लोन मंजूर किया है। कितना, 850 मिलियन डॉलर का लोन है। 850 मिलियन यूएसडी डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको मंजूर किया है। कम से कम 35 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आर्थिक मदद देगा है, 35 लाख। ठीक, डिजिटल एप्लीकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करेगा, डिस्कॉम्स की भागीदारी बढ़ाएगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इससे बढ़ावा मिलेगा। किसमें, ये जो आपका सोलर इंडस्ट्री है उसमें। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज को सपोर्ट मिलेगा इससे। कम से कम 6000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से 1/3 कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है, जिसमें से 1/3 कौन है, महिलाएं हैं। इस तरह से जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी इससे मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि एडीबी ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए कितना लोन दिया है, 850 मिलियन डॉलर का। और जो आपको तैयार करनी है, वो आपको तैयार करनी है पीएम सूर्य घर योजना। ये आप नोट्स में खुद से लिखेंगे। कल की क्लास में आप इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी देंगे, ये आप खुद से लिखेंगे। जैसे कब स्टार्ट हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है, ये सारी जानकारी आप लिखेंगे कि कब स्टार्ट हुई, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है। ठीक है, क्या इसके टारगेट्स हैं, वो थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे कल कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, अभी तो आपसे पूछ नहीं सकता हूँ। ठीक, तो इस योजना के बारे में आपको खुद से पढ़ना है। नहीं कहीं पे मिले तो मुझे बता देना, कल मैं आपको बता दूंगा इस योजना के बारे में। लेकिन उससे पहले इसको आपको एक बार खुद से देखना है। फिर छत्तीसगढ़ की दीप्ति योजना, छत्तीसगढ़ की दीप्ति योजना है, छत्तीसगढ़ की दीप्ति योजना। दीप्ति का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। उद्देश्य इसका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको जो रोज नवीनीकृत हो सकती है, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी एनर्जी है, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर सेक्टर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका एक मकसद है। आजीविका के टिकाऊ अवसर पैदा करना इसका एक उद्देश्य है। और ग्रामीण इलाकों में रूफटॉप सोलर का इस्तेमाल बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजीज बनाते हैं, सोलर वेंडर, टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, इन सबके एक क्या बनाते हैं, एसएचजीज बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, 12 जिलों में 13 सीएलएफ को अधिकृत वेंडर के रूप में रजिस्टर किया गया है। ठीक, मिशन क्या है, ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांजिशन का मिशन है।
ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन इसका क्या है, मिशन है। तो ये आपकी दीप्ति योजना है। दीप्ति योजना आपसे पूछ लेगा सेंटर की है, यूपी की है, या उत्तराखंड की है, या छत्तीसगढ़ की है, तब आप लगाएंगे छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, इस तरह का आपसे सवाल पूछ लेगा। इसका उद्देश्य आपसे पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करना है, इनको सशक्त बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। त्रिपुरा सरकार ने एनएससी के साथ में 3 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनको बोलते हैं। इसकी घोषणा किसने की है, मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इसकी घोषणा की है त्रिपुरा के बारे में। वित्तीय साक्षरता, छात्रों, युवाओं और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाएगा ये। उद्यमिता को बढ़ावा देगा, एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। निवेश इकोसिस्टम लेकर के आएगा, बेहतर निवेश वातावरण विकसित करके। और कैपिटल मार्केट यानी कैपिटल मार्केट तक पहुंच में सुधार करेगा और संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगा। इसके लिए त्रिपुरा सरकार ने 3 एमओयू साइन किए हैं, किसके साथ में, एनएससी के साथ में। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। ठीक है, एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। एनएससी के बारे में कोई बता सकता है, एनएससी के बारे में कोई बता सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई बता सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में। हेडक्वार्टर आपका एनएससी का कहाँ पर है, मुंबई में। और ये आपका जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट को भारत में देखता है एनएससी। स्थापना इसकी कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। कौन सी समिति की सिफारिशों पर, फेरवानी समिति की सिफारिशों पर, फेरवानी समिति की सिफारिशों पर। तो जब आपको कहते हैं ना कि करंट के साथ में स्टैटिक को आपको लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, तो वो इस तरह से करंट के साथ में लिंक होता है आपका। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भाई, साइन किसके साथ में किया है त्रिपुरा सरकार ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में साइन किया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आप बेसिक्स पढ़ लो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, कौन सी समिति थी जिसके आधार पर इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी सिफारिशों पर। तो ये आपका स्टैटिक में चला जाता है। इसको बोलते हैं करंट को और स्टैटिक को लिंक करना, करंट और स्टैटिक को लिंक करना इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना है। ठीक, तो यहीं पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप सजेशन इसमें दे सकते हैं। अब से ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहने वाली है, मैं ही इसको रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, तो अभी आपकी जो क्लास है वो एकदम शुरू से है, नई क्लास है, तो थोड़ा सा अडेप्शन में हमें भी टाइम लगेगा और आपको भी लगेगा। ठीक है, अगर कोई सुधार करना हो, कोई फीडबैक आपको देना हो तो वो आप दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में।